Hello friends, today we will discuss about administrative and legislative reforms after 1857। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स बिफोर 1857 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो सबसे लास्ट वाला एक्ट था। वो देखिए ये चार्टर एक्ट होते क्या थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए क्या होता था, 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में अपना काम करती थी, वही यहाँ पर शासन का भी काम करती थी और वही यहाँ पर व्यापार करती थी। ये क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 20 साल की परमिशन लेकर आती थी। तो जो वो परमिशन लेकर आती थी उन्हीं परमिशंस को चार्टर एक्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चार्टर एक्ट। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने सारा काम अपने हाथों में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया था। तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में यही पढ़ा था कि 20-20 सालों के अंतराल में कैसे कैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए थे। तो देखिए हमने पढ़ा था कि 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके बाद आया था 1784 में। लेकिन आप ये कहोगे कि 1784 में तो 20 साल नहीं हुए थे, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये 1784 का जो एक्ट था ये 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। उसके बाद देखिए आता है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। हो गए ना देखो 20 साल। 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट या इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए 1793 के बाद आया था 1813 का, 1813 के बाद आया था 1833 का और 1833 के बाद आया था 1853 का। देखिए ये आए हैं ना 20-20 सालों के अंतराल में। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद, चलना तो ये 20 साल था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सारा गवर्नेंस ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और जिससे ये चार्टर एक्ट्स की जो सीरीज थी ये भी खत्म हो गई। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर 1857। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने सारा गवर्नेंस अपने हाथों में ले लिया, तब कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आए थे। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एन एपरेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए हमने यही पढ़ा कि 1857 की क्रांति के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दिए ना, उनके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने पूरे इंडिया की सॉवरेनिटी अपने ऊपर ले ली। किसको हटाकर? ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर। और जो ये 1857 का रिवोल्ट था इसको डिस्क्राइब किया गया एज एन आर्म्ड सिपोय म्यूटिनी बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस। जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने इस 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया? आर्म्ड सिपोय म्यूटिनी, एक सिपाही विद्रोह का नाम दिया। एंड रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द इंडियंस। लेकिन इंडियंस इसको किस रूप में याद रखते हैं कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, स्वतंत्रता के लिए इंडियंस का पहला युद्ध था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने इसको सिपाही विद्रोह कहा, जबकि इंडियंस ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। जो पहला कानून बनाया गया किसके लिए? गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए, शासन के लिए इंडिया के, अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल के अंडर वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था। तो देखिए जो पहला कानून, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो भी सबसे पहला कानून बनाया गया था वो कौन सा था? तो वो कौन सा था? ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। इट प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट, इसने क्या प्रोवाइड किया? देखिए, फॉर एब्सोल्यूट ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। इसने क्या किया? इसने बिना किसी पॉपुलर पार्टिसिपेशन के, किसमें? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने फिर भी एक ना ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल स्थापित कर दिया इंडिया पर। ब्रिटिशर्स का एक शाही कंट्रोल स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, द पावर्स ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये अच्छे से याद रखनी है कि जो पावर थी क्राउन की वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती थी, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एक नया पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, भारत सचिव का फॉर इंडिया, ठीक है। ये एक नया पद बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसके द्वारा ही ब्रिटिश क्राउन का सारा काम किया जाता था, असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। और ये जो ब्रिटिशर्स का जो ये एक मेंबर होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते थे जिसको, ये किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। इसकी हेल्प कौन करते थे, एक काउंसिल करती थी, परिषद करती थी, और उस परिषद को क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ इंडिया। उसको किस नाम से जाना गया, भारत परिषद के नाम से। तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कब बनाया गया या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया कब बनाई गई। तो ये कब बनाई गई, 1858 के एक्ट के अंडर बनाई गई थी ये। लेकिन जब लास्ट में हम इंडिपेंडेंस होने वाले थे, हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तो इन पदों को खत्म भी किया गया। देखिए काउंसिल ऑफ इंडिया इसको किया गया था 1935 के एक्ट आया था उसके दौरान, और जो 1947 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके दौरान ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को भी खत्म कर दिया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। वैसे इन चीजों को हम जब ये एक्ट पढ़ेंगे इनमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। अब कंट्री को, हमारे देश को प्रोविंसेस में बांट दिया गया, हेडेड बाय अ गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। और उनको हेड कौन करते थे, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और उनको, उनकी हेल्प करने के लिए कौन होती थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। किसको, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडेड करने के लिए, ठीक है। तो प्रांतों के लिए कौन होते थे, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब ये जो प्रोविंसेस बनाए गए इनकी जो सरकारें थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड टू फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल इन ऑन मैटर्स। तो देखिए क्या होता था, ये प्रांतीय सरकारें भी किसके अंडर काम करती थी, गवर्नर जनरल के अंडर। किसके अंडर, गवर्नर जनरल के अंडर। कोई भी काम हो वो गवर्नर जनरल इनको सुपरिटेंड करता था, इनको डायरेक्शंस देता था और कंट्रोल देता था। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी वे किसके अंडर काम करती थी, उनकी देखरेख कौन करता था, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखिए, ऑल द अथॉरिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सारी जो भी अथॉरिटी थी ना गवर्नेंस की, इंडिया में काम करने की, शासन करने की, वो किस में वेस्ट करती थी, वो थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। और जो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी वाज रिस्पॉन्सिबल टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये भारत सचिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। इसको सारे जवाब किसको देने पड़ते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। The Secretary of State was ultimately responsible to the British Parliament। और जो ये Secretary of State होता था ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए ये हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें हमने ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी कि एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया, एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, और काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कब किया गया, 1935 के अंडर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कब खत्म किया गया, 1947 के एक्ट के अंडर। तो ये चीजें हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स पढ़ी। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो देखिए इसमें क्या होता था, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है कि यहाँ से ना पहली बार इंडियंस को पॉलिसी बनाने में, ब्रिटिशर्स जो भी पॉलिसी बनाते अब वो चाल चलने लगे थे। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने ये देख लिया था कि अब इंडिया में इंडियंस के बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो वो यहाँ से ना खेल खेलने लगे थे कि अब इंडिया में पहली बार पॉलिसी बनाने में इंडियंस को ही शामिल करने लगे वो, ठीक है, जिससे उनको लगा कि ये इंडियंस सब शांत रहेंगे। तो देखिए इसको हम एक चीज से, एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, 61 से इश्क, 61 से इश्क को याद रखिए। अब इंडियंस को 1861 के बाद इंडियंस को इश्क करने का अधिकार दे दिया, यानी कि उन्हें पॉलिसी बनाने का अधिकार दे दिया। तो आप ये चीज यहां से ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, क्योंकि यहां से ही इंडियंस को पॉलिसी बनाने में शामिल करने लगे थे। बाय दिस एक्ट द पावर्स ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस एक्ट के द्वारा ही जो पावर थी क्राउन की वो किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। ये हमने देखो पिछले एक्ट में भी पढ़ा। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो किसके द्वारा असिस्ट किया जाता था,
काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स के द्वारा, नोन एज काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसको ही भारत परिषद के नाम से जाना जाता था। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। गवर्नड इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल, और जो इंडिया का शासन का काम करता था वो कौन करता था, गवर्नर जनरल, और उसको असिस्ट कौन करता था, बाय एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, दिस एक्ट एनेबल्ड द गवर्नर जनरल टू एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल विद द वर्क ऑफ द लेजिस्लेशन बाय नॉमिनेटिंग देम टू हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो देखिए इस एक्ट के द्वारा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंडियंस को पॉलिसी बनाने में वो ऐड करने लगे थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट ने किसको एनेबल कर दिया, इंडियंस को एनेबल कर दिया कि अब इंडियन के पीपल्स को भी लेजिस्लेशन के लिए जो भी काम होता था उसमें इंडियंस को शामिल करने लगे वो अपनी काउंसिल में। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है, दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट, इस एक्ट ने क्या प्रोवाइडेड किया, दैट द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, शुड इंक्लूड, अब वो किसको इंक्लूड करेंगे, सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, अब वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे, ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड करेंगे। बट दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नीदर रिप्रेजेंटेटिव नो डेलिब्रेटिव इन एनी सेंस, लेकिन जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना तो ये रिप्रेजेंटेटिव होगी और ना ही ये डेलिब्रेटिव होगी किसी भी केस में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इट डिसेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसने क्या किया, जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी उनको डिसेंट्रलाइज कर दिया, बांट दिया, ठीक है। किसकी लेजिस्लेटिव पावर्स को, गवर्नर जनरल काउंसिल की। अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल काम करती थी ना, अब वो कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, वो अलग अलग तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो इन्होंने जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसके काम को दो भागों में बांट दिया, किसमें, गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास में। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे जो 1861 के एक्ट में लिए जाने लगे थे, वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द बंगाल चैम्बर, किसके द्वारा वो नॉमिनेट किए जाते थे कि किन लोगों को इस काउंसिल में लिया जाएगा, वो कौन नॉमिनेट करता था बंगाल चैम्बर। कौन करता था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो इनको मिलकर नॉमिनेट करती थी। वाइल द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल, लेकिन जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे प्रोविंशियल काउंसिल के, वो कौन नॉमिनेट करता था, वर टू बी नॉमिनेटेड बाय सर्टेन लोकल बॉडीज। प्रोविंशियल काउंसिल के जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको नॉमिनेट करने के लिए होती थी लोकल बॉडीज, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज एंड जमींदार्स एक्सेट्रा, ये मिलकर इनको नॉमिनेट करते थे, ठीक है। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, उनको कौन करता था, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लेकिन जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर थे नॉन ऑफिशियल मेंबर, इनको नॉमिनेट करने के लिए ये लोकल बॉडीज होती थी। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, द काउंसिल्स वर टू हैव द पावर्स ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। जो ये काउंसिल थी ये क्या काम करती थी, ये डिस्कस कर सकती थी बजट के ऊपर और कुछ क्वेश्चन कर सकती थी, किससे, एग्जीक्यूटिव से। इसके बाद देखिए हमारा आता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये आपको याद रखना है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही मोरले मिंटो रिफॉर्म्स बोला जाता है। तो देखिए इसमें जो ये मोरले नाम होता है ये तो इसका होता है सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद का, और जो ये मिंटो होता है ये किससे लिया गया है, ये वायसराय से। तो ये आपको याद रखना है कि पहला वर्ड है जो ये वो तो किसका है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और जो सेकंड वर्ड है वो किसका है, मिंटो, जैसे कि वो है वायसराय का, क्योंकि आगे भी जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आएंगे उसमें भी इसको आपको याद रखना है। तो देखिए क्या होता है मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में,
Reforms recommended by the then Secretary of State for India, Lord Morley, and the Viceroy Lord Minto were implemented by the Indian Council Act 1909. तो 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट थी, उसके द्वारा कुछ रिफॉर्म्स किए गए, जिसमें ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और वाइसराय है लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर, जो मैक्सिमम नंबर थे किसके, ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जो, वाज रेज्ड फ्रॉम 16, किससे, 16 से बढ़कर वो कितने हो गए, 60 हो गए। कितने हो गए, 60, एक्सक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे ना, उनको नहीं इंक्लूड किया जाता था, उनको हटाकर कितने मेंबर हो गए, किसके, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के 60 मेंबर। नेक्स्ट देखिए, द साइज ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज एनलार्ज्ड। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उनके साइज को बढ़ा दिया गया, मतलब उनमें और ज्यादा मेंबर लिए जाने लगे, बाय इंक्लूडिंग इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, सो दैट द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज गोड। अब जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर लिए जाने लगे, उनकी संख्या को बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या कम हो गई और धीरे धीरे करके वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन, एक इलेक्शन का एलिमेंट था, वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अब इलेक्शन किए जाएंगे। ठीक है, पहले तो ऐसे ही नॉमिनेट कर दिया जाता था, लेकिन अब इलेक्शन किए जाएंगे इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एट द सेंटर में। तो यहां से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्ट में सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए इलेक्शन किए जाने लगे, कौन से एक्ट में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोल लो या 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट बोल लो। ऑल्सो बट देयर द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन, लेकिन फिर भी यहां पर ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन रही थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एम्पावर्ड टू मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्ट certain specified subjects such as armed forces, foreign affairs and the Indian states। अब क्या किया जाने लगा, जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसको क्या शक्तियां दी गई कि ये ना बजट के ऊपर रिजोल्यूशन बना सकती है और किसी भी मैटर के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट के, लेकिन ये किसके ऊपर नहीं बना सकती, आर्म फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियन स्टेटस के ऊपर कोई भी ये रिजोल्यूशन नहीं बना सकती। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने बनाई, जिसमें इन्होंने इलेक्शन के लिए बोला कि भाई सेंटर में इनके लिए इलेक्शन किए जाएंगे, उसमें इन्होंने क्या किया कि भाई ये बजट के ऊपर भी रिजोल्यूशन ला सकती है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी मैटर हुआ उस पर भी ये रिजोल्यूशन ला सकती है, लेकिन आर्म फोर्सेस या फॉरेन अफेयर्स या इंडियन स्टेटस के ऊपर ये कोई भी रिजोल्यूशन नहीं ला सकती। नेक्स्ट देखिए आ जाता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दस सोड द सीड्स ऑफ सेपरेटिज्म। यहां से इन्होंने देखिए पहली बार क्या किया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया, किसको, मुस्लिम्स कम्युनिटी को। तो इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि अब मुस्लिम्स का भी अपना अलग से एक रिप्रेजेंटेशन होगा, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो यही से इन्होंने एक जो सेपरेटिज्म का बीज बो दिया था। यही से बोला जाता है कि यहीं से ही जो फूट डालो और राज करो की नीति थी ना, यहीं से इन्होंने ये शुरू कर दी थी, फूट डालो और राज करो की नीति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रिटिशर्स ने सेपरेटिज्म का बीज कब बोया था, तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के दौरान ही इन्होंने इस सेपरेटिज्म का बीज बो दिया था। इसके बाद देखिए हमारा आ जाता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, 1915 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए इन सब के, इसके बाद देखिए आ जाता है जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।